नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निश्चित रूप से प्रयासरत होंगे। मैं आपका दोस्त दैनिक समसामयिकी की सीरीज लेकर आपके बीच में उपस्थित हूं। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। आइए हम लोग डेली की तरह सेशन की शुरुआत दो शब्द मोटिवेशनल कोट से करना चाहेंगे। देखिए, जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आ जाएगी जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। मतलब निरंतर आप अपने लक्ष्य के लिए कार्य करते रहे तो यकीन मानिए आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। इसी क्रम में आपसे गुजारिश रहेगी कि आप सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहें और अपने फीडबैक कमेंट के माध्यम से जरूर दें। यहां देखिए, पहला प्रश्न दिया गया, हाल ही में किस देश के द्वारा सूडान में सबसे बड़े महिला शांति रक्षकों के दस्ते को तैनात करने की घोषणा की गई है? यहां देखिए विकल्प दिया गया, पहला भारत, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा मालदीव, चौथा चीन। यहां जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर ए सही होगा। भारत के द्वारा घोषणा की गई है। कहां? सूडान देश में शांति दूत के रूप में महिला जो सैन्य दस्ता है इनको नियुक्त करने की बात। अगर हम बात करें ये किसके द्वारा किया जा रहा है तो यूएन के द्वारा किया जा रहा है। और यूएन को महिला सैन्य दल किस देश के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है तो भारत के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। और कहां तैनाती हो रही है? सूडान में। साथ ही साथ अगर हम बात करें सूडान की तो इसकी राजधानी खार्तूम जो है मित्रों इसकी राजधानी है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है यूएन में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 193 सदस्य देश हैं। और नवीनतम सदस्य देश के रूप में कौन सा देश है तो दक्षिणी सूडान जो है ये नवीनतम सदस्य देश के रूप में है। इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जाता है श्वेत नील और ब्लू नील कहां पर आपस में मिलती हैं तो आप ध्यान रखेंगे ये सूडान की राजधानी खार्तूम में दोनों आपस में मिलती हैं और यहीं से नील के नाम से जानी जाती हैं। अगर हम बात करें एक महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में तो आपसे पूछा जा सकता है कि मिस्र देश को किस नदी का उपहार कहा जाता है तो नील नदी का उपहार कहा जाता है। इसी क्रम में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि श्वेत नील का कहां से उद्गम होता है तो विक्टोरिया झील से कौन सी नील निकलती है? निकलती है श्वेत नील। और ये कहां स्थित है? तंजानिया में स्थित है। तंजानिया की राजधानी क्या है? डोडोमा है। इसी क्रम में नील से एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपको ध्यान रखना है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है तो आप ध्यान रखेंगे नील नदी है। कौन नदी है? नील नदी है। यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। अगर बड़ी नदी पूछा जाए तो अमेजन नदी है। यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है। और सबसे लंबी नदी की बात करें तो नील नदी है। इसी क्रम में ब्रिटेन को नहीं भूलना है। हाल ही में यहां की लंबे समय की सम्राज्ञी रही एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया है। और यहां पर सम्राट के रूप में किसे घोषित किया गया है तो किंग चार्ल्स तृतीय को नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहां के 57वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है तो आप ध्यान रखेंगे भारतीय मूल के ऋषि सुनक हैं। इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है। साथ ही साथ आप याद रखें एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है तो सुएला ब्रेवरमैन है। इसी क्रम में मालदीव को नहीं भूलना है। इसकी राजधानी क्या है? माले है। और एशिया महाद्वीप की सबसे छोटा देश कौन सा है तो मालदीव है। यह भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करें लक्षद्वीप और मालदीव कितने डिग्री चैनल से अलग होते हैं तो 8 डिग्री चैनल से अलग होते हैं लक्षद्वीप और मालदीव। चीन के बारे में बात करें, हाल ही में हाइड्रोजन से संचालित करने वाला एशिया का पहला देश रेल
रेल संचालित करने वाला देश कौन बना है? चीन बना है। और चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। यह भी आपको ध्यान रखना है। इसी क्रम में आपको नहीं भूलना है, चीन से ही संबंधित है, तो आप याद रखेंगे भारत और चीन। भारत और चीन के बीच कौन सा युद्धाभ्यास? तो हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास। और भारत और चीन के मध्य विभाजक रेखा कौन सी है? तो आप याद रखें मैक मोहन रेखा जो है यह विभाजक रेखा के नाम से जानी जाती है। रिवीजन को देखते हैं। हाल ही में नौसेना दिवस कब मनाया गया है? तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया गया है। कौन सा था? 51वां। कौन सा? 51वां सेना दिवस था। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, वर्तमान में नौसेना के प्रमुख कौन है? तो आर हरि कुमार जी जो हैं ये वर्तमान में नौसेना के प्रमुख हैं। और हाल ही में नौसेना में भारत का पहला स्वदेशी पोतवाहक विमान आईएनएस विक्रांत शामिल किया गया है। कब शामिल किया गया है? 2 सितंबर को। कहां से शामिल किया गया है? कोच्चि से शामिल किया गया है। अगला हमारा, हाल ही में मातृ मृत्यु दर में 130 से घटकर कितनी हो गई है? तो अब मातृ मृत्यु दर जो है ये घटकर 97 हो गया है। अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा मातृ मृत्यु दर कहां है? तो असम राज्य में है। कहां है? असम राज्य में है। सबसे कम कहां है? तो केरल राज्य में है। यह भी आपको याद रखना है। आइए इसी क्रम में अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा कौन सा अंतरराष्ट्रीय संस्थान वन्य जीव संरक्षण बांड जारी करने की घोषणा किया है? यहां देखिए, पहला दिया गया IUCN, दूसरा दिया गया विश्व बैंक, तीसरा UNDP, चौथा दिया गया है WHO। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प ये नंबर भी सही होगा। विश्व बैंक के द्वारा वन्य जीव संरक्षण बांड जारी किया गया है। और आपको ध्यान रखना है कि यह वन्य जीव संरक्षण बांड जारी करने वाला विश्व का पहला संस्थान है। यहां पर जीवों के संरक्षण से बात हो रही है, तो आपको याद रखना है। इसी क्रम में अगर हम बात करें विश्व बैंक की, तो इसकी स्थापना कब होती है? तो 1945 ईस्वी में ब्रेटन वुड समझौता के आधार पर 2 अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का गठन किया जाता है। पहली आपका विश्व बैंक है, दूसरा IMF है। अगर हम बात करें इसका मुख्यालय कहां है, तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, जो कि कहां का? USA की राजधानी है। यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में इसके प्रमुख कौन है? तो डेविड मालपास जो हैं ये विश्व बैंक के प्रमुख हैं। यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में आपको याद रखना है, यहां वन्य जीव संरक्षण की बात हो रही है, तो यहां पर आपको याद रखना है किस जीव की? तो काला राइनो या ब्लैक गैंडा जो है, इसके संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण बांड जारी किया गया। कौन से? काले गैंडे के संरक्षण के लिए। अगर हम बात करें ये कहां से संबंधित है, तो दक्षिण अफ्रीका। कहां से? दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। और विश्व में कितने प्रकार के गैंडे पाए जाते हैं? तो 5 प्रकार के गैंडे पाए जाते हैं, जिसमें एक प्रकार का गैंडा जो है अपने भारतवर्ष में भी काफी पॉपुलर है। आप याद रखेंगे, एक सींग वाला गैंडा ये कहां पाया जाता है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है, जो कि किस राज्य से संबंधित है? असम राज्य से संबंधित है। इसी क्रम में आपको याद रखना है, यहीं पर एडोप ऑफ यूनिकॉर्न की संरचना बनाई गई है। तो यह किससे संबंधित है? तो यह जो काले रंग या एक सींग वाले गैंडे हैं, इन्हीं की तस्करी को रोकने के लिए या तस्करी से प्राप्त सींगों को जलाकर गैंडे का स्टैचू बनाया गया है। इसी को एडोप ऑफ यूनिकॉर्न का नाम दिया गया है असम राज्य के द्वारा। अगर हम बात करें अन्य विकल्पों के बारे में, तो आप लोग भली भांति जानते हैं कि IUCN के द्वारा 3 तरह की लिस्ट जारी होती है, और इसमें वनस्पतियों का साथ ही साथ जीव जंतुओं के संरक्षण से संबंधित लिस्ट जारी की जाती है। और इसकी स्थापना कब होती है? 1948। कब होती है? 1948 में। और इसका मुख्यालय कहां है?
तो स्विट्जरलैंड के ग्लांड में, कहां है? स्विट्जरलैंड के ग्लांड में है, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में यूएनडीपी को नहीं भूलना है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में होती है और इसका मुख्यालय कहां है? तो न्यूयॉर्क। कहां है? न्यूयॉर्क में है। और इसके द्वारा 2 रिपोर्ट जारी किया जाता है, दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछा जाए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है, तो यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। और भारत का वर्तमान में स्थान कितना है? 132 है। इसी क्रम में अगर बात करें दूसरा क्या है, तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी कौन सी संस्थान करती है? तो आपको ध्यान रखना है यूएनडीपी के द्वारा जारी किया गया जाता है। इसी क्रम में हमको भूलना नहीं है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, तो ये 7 अप्रैल 1945 को इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय कहां है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है? तो डॉक्टर टेड्रोस गब्रेसस अदनानम है। और इसी WHO के द्वारा हाल ही में मंकी पॉक्स नामक जो बीमारी है, इसका नाम परिवर्तित करके यम पॉक्स किया गया है। क्या किया गया है? यम पॉक्स किया गया है, यह भी आपको याद रखना है। आइए इसी क्रम में अगले महत्वपूर्ण रिवीजन को देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा दिसंबर माह के लिए यूएनएससी की अध्यक्षता किस देश के द्वारा ग्रहण किया गया है? तो भारत के द्वारा। और आपको ध्यान रखना है यूएनएससी में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 और अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है, आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा हाल ही में पहला सिलहट सिलचर महोत्सव का आयोजन किन 2 देशों की प्रगाढ़ता को मजबूत करने के लिए प्रारंभ किया गया? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में प्रगाढ़ता को और मजबूत करने के लिए यह प्रारंभ किया गया है। आइए अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय कहां प्रारंभ किया गया? तो देखिए पहला विकल्प दिया गया है गोवा, दूसरा उड़ीसा, तीसरा केरल, चौथा तमिलनाडु। यहां जो सही विकल्प हमारा है विकल्प नंबर सी सही होगा। केरल राज्य में ताड़ के पत्ते पर पांडुलिपि संग्रहालय का आयोजन प्रारंभ किया गया। अगर हम बात करें यहां ताड़ के पत्ते की, तो इसी को पाम ट्री के नाम से भी जाना जाता है। अगर केरल की बात करें तो त्रिवेंद्रपुरम जो है यहां की राजधानी है। साथ ही साथ पिनरई विजयन जी जो हैं यहां के मुख्यमंत्री हैं। और आरिफ मोहम्मद खान यहां के राज्यपाल हैं, यह भी आपको याद रखना है। पाम आयल के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो नाइजीरिया जो है ये पाम आयल के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ पाम आयल रिवर के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो नाइजर नदी जो है ये पाम आयल नदी के नाम से जानी जाती है। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है ताड़ का जो वृक्ष है, ताड़ का वृक्ष यह किसके लोगो में शामिल है? तो आप ध्यान रखेंगे आरबीआई के लोगो में ताड़ का वृक्ष शामिल है, यह भी आपको याद रखना है। बात हो रही थी केरल की, तो आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और भी याद रखना है। जैसे अगर पूछा जाए साइलेंट वैली का संबंध भारत के किस राज्य से है, या इसी को शांत घाटी या इसी को पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है, इसका संबंध किस राज्य से है? तो केरल राज्य से है। इसी क्रम में प्रश्न ऐसा भी पूछा गया है कि भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां पाई जाती है, या 16 नाम की घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? तो यह शांत घाटी में पाया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में आपको याद रखना है अगले महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में कि भारत का पहला ऐसा राज्य कौन सा है जो स्वतः के लिए क्या प्रदान करता है? इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला पहला राज्य, भारत का स्वतः प्रदान करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये केरल है। साथ ही साथ आपको याद रखना है OTT शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? यह भी केरल राज्य है। अगर पूछा जाए जेंडर पार्क भारत
भारत का पहला जेंडर पार्क कहां स्थापित किया गया? केरल राज्य में स्थापित किया गया। अगर पूछा जाए साक्षरता दर सबसे ज्यादा भारत में महिला में पूछा जाए या पुरुष वर्ग में पूछा जाए, सबसे ज्यादा भारत के किस राज्य में है? तो केरल राज्य में है। यह भी आपको याद रखना है। केरल के तट को किस तट के नाम से जाना जाता है? तो मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। इसी क्रम में आपको याद रखना है, पांडुलिपियों से बात हो रही है, तो पांडुलिपियों का संग्रहालय हाल ही में कहां बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो गुजरात राज्य में पांडुलिपियों का संग्रहालय बनाए जाने की घोषणा की गई है। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है, विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क कहां बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो हरियाणा राज्य में विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क बनाए जाने की घोषणा की गई है। ये सारे प्रश्न आपको जरूर याद रखने हैं। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किसे उत्तराखंड राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो ये प्रसून जोशी हैं, इनको बनाया गया है, आपको याद रखना है। हाल ही में इंडियन कोस्टल गार्ड में किस नाम से स्वदेशी निर्मित एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया? तो आप ध्यान रखें, MK 3rd स्क्वाड्रन जो है ये स्वदेशी निर्मित है और इसे इंडियन कोस्टल गार्ड में शामिल किया गया है, आपको याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की किस महिला क्रिकेटर की मूर्ति का अनावरण सिडनी क्रिकेट ग्राउंड परिसर में किया गया? तो देखिए, पहला दिया गया है वेलिंडा क्लार्क, दूसरा हरमनप्रीत कौर, तीसरा मिताली राज, चौथा इनमें से कोई नहीं। यहां जो सही विकल्प होगा ये मेलिंडा क्लार्क हैं। ये कहां की खिलाड़ी हैं? ऑस्ट्रेलिया। कहां की? ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं। और इन्हीं का स्टैचू कहां लगाया गया है? तो सिडनी में ही स्थित है, आपको ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, और इसी परिसर में स्थापना किया गया है। इनका पिक्चर देखिए, यहां पिक्चर भी दिखाया गया है। साथ ही साथ अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो राजधानी क्या है? कैनबरा। क्या है? राजधानी कैनबरा है। इसी क्रम में यहां के प्रधानमंत्री कौन है? तो आप ध्यान रखेंगे एंथोनी एल्बानीज जो है ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। और आपको याद रखना है, कंगारुओं का देश और गोल्डन प्लीस के देश के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है। बात हो रही थी क्रिकेट की, तो आप ध्यान रखें T20 वर्ल्ड कप का 8वां संस्करण का आयोजन हाल ही में कहां किया गया था? तो ऑस्ट्रेलिया। कहां किया गया था? ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। और आप ध्यान रखेंगे विजेता देश कौन रहा? तो इंग्लैंड जो है विजेता देश रहा। और यहां पर उप विजेता कौन रहा? तो पाकिस्तान यहां पर उप विजेता के रूप में रहा है। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है, वनडे वर्ल्ड कप का जो आयोजन 2019 में किया गया था, इसका विजेता टीम के रूप में कौन देश रहा है? तो इंग्लैंड देश इसका भी विजेता रहा है वर्ल्ड कप का। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। अगर हम बात करें अन्य विकल्प की, हरमनप्रीत कौर, अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है? तो आपको याद रखना है हरमनप्रीत कौर है। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। इसी क्रम में बात करें कॉमनवेल्थ गेम में जो कि इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजन किया गया था, पहली बार सिल्वर पदक क्रिकेट महिला टीम के द्वारा प्राप्त किया गया है। और किसकी कप्तानी में? तो हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में। यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में आपको याद रखना है मिताली राज नहीं भूलना है। अगर बात की जाए कि विश्व में सबसे ज्यादा महिला क्रिकेटर के रूप में सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला क्रिकेटर कौन है? तो 6 विश्व कप खेलने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है? ये मिताली राज हैं। और सर्वाधिक रन बनाने वाले भी कौन महिला क्रिकेटर हैं? तो मिताली राज हैं। यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में आपको याद रखना है, महिला क्रिकेटरों में
विश्व में सबसे ज्यादा, विश्व में सर्वाधिक विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी कौन है? तो झूलन गोस्वामी हैं और ये भी भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य रही हैं और इन्होंने भी हाल ही में संन्यास ले लिया है, यह भी आपको ध्यान रखना है। इसी क्रम में अगर बात की जाए महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन है? तो रमेश पंवार जो हैं ये महिला क्रिकेट टीम के कोच हैं। और अगर पुरुष का पूछा जाए तो राहुल द्रविड़ जी जो हैं ये पुरुष जो टीम है इसके कोच हैं, यह भी आपको याद रखना है। आइए इसी क्रम में रिवीजन की सीरीज को पुनः देखते हैं। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों के द्वारा 48,500 वर्ष की पूर्व ज़ोंबी वायरस का खोज किया गया है? आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में ज़ोंबी वायरस का खोज किस देश में किया गया? तो रूस में खोजा गया है। और कितने हजार वर्ष पूर्व का यह ज़ोंबी वायरस है? तो 48,500 वर्ष पूर्व का है। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। हाल ही में भारतीय नौसेना पोत शिवालिक और कोमोर्ता किस देश की मैत्री या दौरे पर हैं? तो वियतनाम की मैत्री दौरे पर कौन है भारतीय? तो आप ध्यान रखेंगे पोत का नाम शिवालिक है और कामोर्ता है, ये दोनों मैत्री दौरे पर हैं। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई जो है ये वियतनाम की राजधानी है। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। आइए दोस्तों इसी क्रम में अगले महत्वपूर्ण जानकारी को सीखें। हाल ही में किस भारतीय राज्य में ऑक्टेव 2023 का उद्घाटन किया गया? देखिए विकल्प दिया गया, पहला असम, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा केरल। यहां जो हमारा सही विकल्प है आपको याद रखना है, यह तमिलनाडु राज्य में इसका उद्घाटन किया गया। अगर हम बात करें तमिलनाडु की तो इसकी राजधानी क्या है दोस्तों? चेन्नई जो है इसकी राजधानी है, यह भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि ऑक्टेव 2023 इसका उद्देश्य क्या है? तो आपको ध्यान रखना है कि पूर्वी भारत या पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति और शेष भारत की संस्कृतियों में जो विसंगतियां हैं या जो असमानताएं हैं उन असमानताओं को दूर करना या उनके साथ जुड़कर चलना या भारत का उनके साथ विकास करना, एक साथ लेकर चलना ही इसका मुख्य उद्देश्य है, जो कि कहां प्रारंभ किया गया है? तो तमिलनाडु की राजधानी तमिलनाडु में प्रारंभ किया गया। और किसके द्वारा? तो यहां के राज्यपाल हैं आर्यन रवि जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। अगर बात करें यहां के मुख्यमंत्री कौन है? तो एम.के. स्टालिन जी जो हैं तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में हैं। इसी क्रम में तमिलनाडु से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे T+2 पुरस्कार से किस टाइगर रिजर्व को सम्मानित किया गया है? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को सम्मानित किया गया है, जो कि तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। अगर पूछा जाए खाद्य सुरक्षा संग्रहालय की स्थापना कहां की गई है? तो तंजावुर में किया गया है, जो कि तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। लेकिन यहां एक प्रश्न आप ध्यान रखेंगे, अगर खाद्य सुरक्षा सूचकांक पूछ लिया जाए इसमें सबसे पहले स्थान पे कौन सा राज्य है? तो उड़ीसा राज्य है। इसको जरूर याद रखेंगे। खाद्य सुरक्षा संग्रहालय तंजावुर जो कि तमिलनाडु में है और खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहले स्थान पे कौन सा है? तो उड़ीसा है। यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में आपको याद रखना है डुगोंग संरक्षण कहां पर स्थापित किया गया है? तमिलनाडु राज्य में। अगर आपसे पूछा जाए लोरिस लेवेंडर अभयारण्य कहां स्थापित किए जाने की घोषणा की गई? तमिलनाडु राज्य में। और आर्द्र भूमियों की संख्या भारत में सर्वाधिक किस राज्य में है? तो यह भी 14 आर्द्र भूमियों के साथ तमिलनाडु जो है यह पहले स्थान पे है। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। इसी क्रम में नहीं भूलेंगे 44वां शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहां किया गया था? तो यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में प्रारंभ किया गया था। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। अगर पूछा जाए दक्षिण भारत का पहला वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां के लिए प्रारंभ किया गया है? तो चेन्नई से मैसूर के लिए प्रारंभ किया गया है। इस भी प्रश्न को आपको भूलना नहीं है, आप याद रखेंगे। आइए इसी क्रम में अगले महत्वपूर्ण जानकारी को देखें। हाल ही में किस भारतीय को द एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो श्री रविशंकर जी हैं। आपको ध्यान रखना है आर्ट ऑफ लिविंग के संस्था
संस्थापक कौन है? तो श्री श्री रविशंकर जी हैं। और यह पुरस्कार कहां से दिया गया है? तो आप याद रखें यूएसए में दिया गया है, यह भी आपको याद रखना है। हाल ही में कौन सी महिला न्यायमूर्ति ने सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा तीसरी बार महिला पीठ का गठन किया है? तो देखिए दो महिला न्यायमूर्ति हैं इनके द्वारा, तो बेला त्रिपाठी हैं, दूसरी हिमा कोहली हैं, इनके द्वारा तीसरी बार महिला पीठ का गठन किया गया है। आइए इसी क्रम में हम अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में असम सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव किसे प्रदान किया गया? देखिए पहला दिया गया रतन टाटा, दूसरा बद्री नारायण, तीसरा डॉक्टर तपन सैकिया, चौथा दिया गया युंगटिंग। यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है और पिछले वर्ष जब यह पुरस्कार दिया गया था तो कई परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा भी गया था। इसी कारण इसके हर एक पहलू को हमको बहुत बारीकी के साथ देखना है और इसको याद रखना होगा। जैसे अगर हम बात करें तो विकल्प की, तो विकल्प हमारा जो सही होगा यह विकल्प नंबर सी सही होगा, डॉक्टर तपन सैकिया को दिया गया है, यह भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करें कि असम सरकार के द्वारा सर्वोच्च सम्मान कितनी कैटेगरी में दिया जाता है, तो 3 कैटेगरी में। पहला कौन सा है? तो असम वैभव, असम वैभव है। साथ ही साथ दूसरा कौन सा है? असम सौरभ, असम सौरभ है। और इसी क्रम में आप याद रखेंगे असम गौरव, असम गौरव। ये 3 कैटेगरी में इन पुरस्कारों को दिया जाता है। अब बात हो रही है असम वैभव की, तो किसे दिया गया है? डॉक्टर तपन सैकिया को दिया गया है। और किस कार्य के लिए दिया गया है? तो कैंसर से पीड़ित लोगों के इलाज से संबंधित कार्य के लिए इनको दिया गया है। कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कैंसर के अध्ययन को ओंकोलॉजी शब्द के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें यहां कितनी राशि दी जाती है, तो 5 लाख रुपए यहां दिया जाता है, यह भी ध्यान रखना है। और असम सौरभ का पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है? तो 5 व्यक्तियों को दिया गया है। यहां कितने? यहां 4 लाख रुपए जो है यह पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। और असम गौरव की बात करें तो यह 15 व्यक्तियों को दिया गया है, यहां 3 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। इसी क्रम में आपको जरूर याद रखना है कि पिछले वर्ष ये 2022-23 के लिए किसे दिया गया है असम वैभव सम्मान? तो डॉक्टर तपन सैकिया को। अगर 21-22 पूछ लिया जाए तो यह भी आप याद रखें रतन टाटा को दिया गया था, यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। इसी क्रम में अन्य विकल्प की बात करें बद्री नारायण, तो आपको याद रखना है साहित्य अकादमी पुरस्कारों का हाल ही में घोषणा किया गया है। तो हिंदी भाषा के लिए किसे दिया गया है? तो बद्री नारायण जी को दिया गया है। और इनकी कृति क्या है? तो तुमड़ी के शब्द के लिए दिया गया है। अगर बात करें अंग्रेजी भाषा की तो आपको याद रखना है अनुराधा राय को दिया गया है। और आप याद रखेंगे अंग्रेजी भाषा के लिए अनुराधा राय और हिंदी भाषा के लिए बद्री नारायण। साथ ही इसकी शुरुआत कब होती है? 1954 ईस्वी से साहित्य अकादमी पुरस्कारों को दिया जाना प्रारंभ किया जाता है। अगर हम बात करें युंगटिंग की तो आपको ध्यान रखना है शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है और किस क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है? तो युंगटिंग को दिया गया है। और गणित के क्षेत्र में 25 वर्ष से कम अवस्था में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। इसी क्रम में आपको याद रखना गणित से एक अन्य पुरस्कार है रामानुजन पुरस्कार, जो कि किसे दिया गया है? डॉक्टर नीना गुप्ता को दिया गया है। और गणित के क्षेत्र में एक पुरस्कार नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। एबल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो डॉक्टर सुलिवान को दिया गया है, यह भी आपको याद रखना है। आइए इसी क्रम में हम लोग रिवीजन की सीरीज को पुनः देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच अग्नि वॉरियर द्विपक्षीय अभ्यास संपन्न किया गया? तो यह सिंगापुर के साथ किया गया है। और सिंगापुर के साथ सिम्बेक्स नाम का युद्धाभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच में आयोजित किया जाता है, यह भी याद रखना है। हाल ही में सेबी द्वारा BSE मुख्य कार्यपालक अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसका नाम है, आपको याद रखना है। किसे नियुक्त किया गया है? तो सुंदरन राममूर्ति को नियुक्त किया गया है। और सेबी की पहली महिला अध्यक्षा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो माधुरी पुरी बुच है। किस अधिनियम के द्वारा? तो अधिनियम 1992 के द्वारा। कब स्थापित किया जाता है? तो आपको याद
रखना 12 अप्रैल 1988 में स्थापित किया जाता है। आइए इसी क्रम में अगले महत्वपूर्ण जानकारी को देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहे रणजी ट्रॉफी के पहले ही ओवर में हैट्रिक लेकर रिकॉर्ड बनाने वाले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो देखिए, पहला दिया गया है सैम करन, दूसरा ईशान किशन, तीसरा हार्दिक पांड्या, चौथा दिया गया है जयदेव उन्नादकट। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा तो जयदेव उन्नादकट है और ये सौराष्ट्र की तरफ से ये खेलते हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है इन्होंने यह कारनामा किसके विपक्ष में किया है? तो दिल्ली के विपक्ष में इन्होंने पहले ओवर में ही 3 विकेट लेकर हैट्रिक लगाई है और ऐसा करने वाले ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं रणजी के इतिहास में। अगर हम बात करें रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब होती है तो 1934 ईस्वी में रणजी ट्रॉफी की शुरुआत होती है। किसके बीच में? तो मैसूर और मद्रास के बीच में पहली रणजी ट्रॉफी के लिए खेला जाता है, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में हाल ही में आपको याद रखना है 2021-22 की रणजी ट्रॉफी पहली बार किसने जीता था? तो मध्य प्रदेश के द्वारा जीता गया था। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। अगर हम बात करें यहां अन्य विकल्पों के बारे में तो आपको याद रखना है सैम करन को, तो आप याद रखेंगे टी20 वर्ल्ड कप जो कि इंग्लैंड के द्वारा जीता गया है 2022 का, तो इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में किसे चुना गया था? सैम करन को। और ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में ईशान किशन को नहीं भूलना है। सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ईशान किशन बन गए हैं, आपको यह भी ध्यान रखना है। इसी क्रम में आपको याद रखना है आईपीएल का 15वां संस्करण था। इसका आयोजन कहां किया गया था? तो यूएई में किया गया था। और विजेता टीम कौन रही है? तो गुजरात की टीम जो है ये विजेता टीम के रूप में रही है और इसके कप्तान कौन थे? हार्दिक पांड्या थे। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। इसी क्रम में आपको नहीं भूलना है टी20 एशिया कप ये पुरुष वर्ग की बात हो रही है। किसने जीता था? तो श्रीलंका ने जीता था और यहां उप विजेता कौन रहा? पाकिस्तान रहा। और इसका आयोजन कहां किया गया था? इसका आयोजन भी यूएई में किया गया था। इसी क्रम में टी20 एशिया महिला कप की अगर बात की जाए, महिला क्रिकेट की बात की जाए, इसका खिताब किसने जीता था? तो भारत की महिला टीम के द्वारा जीता गया था, आपको याद रखना है। इसी क्रम में आपको भूलना नहीं है 13वां वनडे क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहां किया जाएगा? जो कि 2023 में होगा। यह भारत में आयोजित किया जाएगा। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। इसी क्रम में 2 प्रश्न और याद रखें। 1000 मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम कौन बन गई है? तो भारतीय टीम बन गई है। और कहां खेला गया था? तो आप याद रखेंगे मोटेरा स्टेडियम जो कि गुजरात में है, जिसका नाम परिवर्तित करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। यहां पर विश्व का 1000वां मैच खेलने वाला देश भारत के द्वारा इसका मैच खेला गया था। इसी क्रम में पूछा जा सकता है 13 शतक लगाने वाले अपने पदार्पण मैच में विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? शकीबुल गनी बने हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है एक ही मैच में 10 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आपको याद रखना न्यूजीलैंड की तरफ से एजाज पटेल खेलते हैं और भारत के 10 विकेट को प्राप्त कर लिया था उन्होंने, इनका रिकॉर्ड है। आइए इसी क्रम में अगले महत्वपूर्ण जानकारी को देखेंगे। हाल ही में भारत द्वारा G20 देशों की किस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता ग्रहण की गई है? तो 18वां ये है। 17वां कहां आयोजन किया गया था? तो इंडोनेशिया के बाली में किया गया था, जो कि 2022 में आयोजन किया गया था। 2021 का इटली में और 2023 का कहां किया जाएगा? तो भारत में किया जाएगा। और इसकी शेरपा नियुक्त किए गए हैं। कौन है? तो आप याद रखेंगे अमिताभ कांत जी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में आरबीआई द्वारा कौन सा खुदरा डिजिटल रुपया लॉन्च किया गया है? अत्यंत महत्वपूर्ण है, ई रूपी है। और वर्तमान में जितने आरबीआई के द्वारा अप्रूवल प्राप्त जो मुद्राएं हैं चल रही हैं, करेंसी चल रही है, वो सारा इलेक्ट्रॉनिक रूपी के रूप में दिखाई देगा आरबीआई के द्वारा। इसी क्रम में अगले महत्वपूर्ण जानकारी को देखें। हाल ही में विरासत भारत के हाथ से बनी
75 साड़ियों का उत्सव का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो देखिए पहला यहां दिया गया कपड़ा मंत्रालय, दूसरा दिया गया संस्कृति मंत्रालय, तीसरा ग्रामीण विकास मंत्रालय, चौथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। यहां जो हमारा सही विकल्प है ये कपड़ा मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया। और यहां पर आपको ध्यान रखना है 75 दिख रहा है, तो आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में यह आयोजन किया गया और इसकी पहल किसने की है? तो कपड़ा मंत्रालय के द्वारा इसकी पहल की गई है। इसी क्रम में आपको भूलना नहीं, देखिए यहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी दिख रही हैं, तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो वित्त मंत्री सीतारमण जी द्वारा किया गया है। कहां से किया गया है यह भी ध्यान रखेंगे, तो नई दिल्ली। कहां से? नई दिल्ली से किया गया है। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री के रूप में कौन है, तो निर्मला सीतारमण जी हैं। और अगर पूछा जाए फोर्ब्स की रिपोर्ट के आधार पर विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारत की कितनी महिलाएं शामिल हैं? 6 महिलाएं शामिल हैं। उनमें पहले स्थान पे कौन है? तो निर्मला सीतारमण जी पहले स्थान पर हैं। इसी क्रम में अगर हम बात करें संस्कृति मंत्रालय की, तो जी किशन रेड्डी जी जो हैं ये वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं। यह भी आपको याद रखना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की बात करें तो यह ग्रामीण विकास के लिए कार्य करने वाली मंत्रालय के रूप में है और आपको याद रखना है। और ग्रामीण विकास से संबंधित एक महत्वपूर्ण संस्थान है नाबार्ड। इसकी स्थापना कब होती है? 12 जुलाई 1982 को होती है और शिवरमन समिति के आधार पर। अगर हम बात करें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की, तो इसकी केंद्रीय मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी है और इन्हीं के पास अल्पसंख्यक मंत्रालय का भी अतिरिक्त प्रभार है। और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है लाल सलाम। किसकी पुस्तक है? तो स्मृति ईरानी जी की है। यह भी आपको याद रखना है। आइए इसी क्रम में अगले महत्वपूर्ण हम रिवीजन की सीरीज को देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया का सबसे महंगी दवा हेमेजेनिल्स किस रोग से संबंधित है? तो हीमोफीलिया से संबंधित है। और यह कैसी बीमारी है? तो आपको याद रखना है ये आनुवांशिक बीमारी के नाम से जानी जाती है। अगला हमारा है हाल ही में व्यापार उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 समारोह में किसे सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी पहल पुरस्कार जीता है? तो मंथन ने जीता है। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। आइए आगे बढ़े, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। हाल ही में नासा द्वारा संचालित अपोलो मिशन के अंतिम जीवित यात्री का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो देखिए पहला दिया गया वाल्टर कनिंघम, दूसरा वाल्टर सिरा जूनियर, तीसरा दिया गया ड्रोन इसले, चौथा दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो यहां हमारा सही विकल्प होगा वाल्टर कनिंघम जो थे ये नासा के द्वारा संचालित अपोलो मिशन, अपोलो 7 मिशन के ये संचालक दल में शामिल थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो आप इनको जरूर याद रखें कि अपोलो 7 मिशन से संबंधित वाल्टर कनिंघम थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। और ये किस मिशन से जुड़े थे? अपोलो मिशन से। और ये किसकी पहल है? नासा की पहल है। अब यहां नासा की बात करें तो यूएसए की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना कब होती है? 1969 ईस्वी में होता है। और अगर हम बात करें नासा की कुछ महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं इनके बारे में, तो आपको याद रखना हाल ही में आर्टेमिस सफल परीक्षण किसके द्वारा? तो आप ध्यान रखेंगे फाल्कन 9 के द्वारा। ये किसका है? तो स्पेस एक्स का है। और इसके मालिक कौन है? एलन मस्क हैं। इनकी कंपनी के द्वारा फाल्कन 9 के द्वारा आर्टेमिस का सफल परीक्षण किया गया है। इसी क्रम में अगर आपसे बात की जाए कि चंद्रमा पर विश्व में पहला कौन सा देश है जिसमें चंद्रमा पर यात्रियों को भेजा गया था, तो आप याद रखेंगे 1969 ईस्वी में यूएसए के द्वारा नील आर्मस्ट्रांग को भेजा गया था, जो कि कहां के थे? तो आपको याद रखना है ये यूएसए से संबंधित थे। यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में अगर पूछा जाए अंतरिक्ष में जाने वाले पहले यात्री कौन थे और किस देश के थे? तो यूरी गागरिन थे और ये सोवियत संघ के पहले यात्री थे। यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में यूरी गागरिन थे। यह भी आपको याद रखना है। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो राकेश शर्मा। कौन? राकेश शर्मा थे। और ये कब गए थे? तो 1984 ईस्वी में गए थे। यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? तो आप ध्यान रखेंगे इसरो है। और इसकी स्थापना कब होती है? तो 15 अगस्त 1969 ईस्वी को होता है। और इसके पहले प्रमुख किसे नियुक्त किया जाता है?
तो विक्रम साराभाई को नियुक्त किया जाता है। और भारत के द्वारा पहला स्वदेशी रॉकेट यस रॉकेट लॉन्च किया गया है। यह किसके नाम पर आधारित है? तो साराभाई से संबंधित है, यह भी आपको याद रखना है। इसरो के वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो आप याद रखेंगे सोमनाथ जी जो हैं इसरो के प्रमुख हैं। इसी क्रम में आपको गगनयान इसरो की पहल है, तो कब लॉन्च किए जाने की घोषणा की गई है? 2024 में। किसके द्वारा? तो GSLV MK थर्ड के द्वारा भेजे जाने की घोषणा की गई है। आइए इसी क्रम में रिवीजन की सीरीज को पुनः देखेंगे। हाल ही में सुदर्शन चक्र को ने राजस्थान के रेगिस्तान में किस अभ्यास का आयोजन किया? तो सुदर्शन प्रहार अभ्यास किया। अगला है, हाल ही में किस देश द्वारा पहली बार भारतीय परिवहन क्षेत्र में शामिल किए जाने की समझौता किया है? दक्षिण कोरिया का। तो यहां किस क्षेत्र में? तो आप ध्यान रखेंगे टोल प्लाजा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए शामिल किया गया है पहली बार दक्षिण कोरिया को। अगले प्रश्न को हम देखें, हाल ही में किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री भूमि अधिकार योजना प्रारंभ की गई? देखिए पहला दिया गया है उड़ीसा, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा जो है बिहार। यहां जो सही विकल्प होगा यह मध्य प्रदेश होगा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भूमि अधिकार योजना प्रारंभ किया गया है। यहां के मुख्यमंत्री कौन है? तो देखिए यहां पिक्चर में दिखाए गए हैं शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान जी जो हैं ये यहां के मुख्यमंत्री हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है मध्य प्रदेश से, तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। क्या है? भोपाल है। और आपको याद रखना है हाल ही में जल मंत्रियों की पहली बैठक कहां बुलाई गई है? तो भोपाल में बुलाया गया है। इसी क्रम में आपको याद रखना है MIC गैस दुर्घटना याद रखना है। दुर्घटना ये कब हुआ था? तो आप ध्यान रखेंगे 3 दिसंबर 1984 ईस्वी में घटित हुआ था। और MIC का यहां आशय है मिथाइल आइसोसाइनेट। इसकी गैस के रिसाव से यहां पर जनहानि हुआ था और इसी कारण यह चर्चा में भी रहा है और कई बार यह प्रश्न पूछा भी गया है। अगर हम बात करें अगले महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में, तो इंदौर शहर को याद रखना है। स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार स्वच्छता सूची में पहले स्थान पे कौन सा है? तो इंदौर है। यह भी कहां संबंधित है? मध्य प्रदेश से संबंधित है। इसी क्रम में आपको याद रखना है धुआंधार जलप्रपात का संबंध किस राज्य से है? मध्य प्रदेश से है। और किस नदी पर बना हुआ है? तो नर्मदा नदी पर बना है। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। अगर बात की जाए भारत में सर्वाधिक टाइगरों की संख्या कहां है? तो आप याद रखेंगे 526 टाइगर जो हैं ये कहां हैं? मध्य प्रदेश में हैं। इसी कारण मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में हम लोगों ने पढ़ रखा है जग मिशन ये कहां की योजना है? तो आप याद रखेंगे उड़ीसा सरकार की योजना है और स्लम बस्ती के निवासियों के लिए यह योजना प्रारंभ की गई है। जग मिशन उड़ीसा सरकार के द्वारा। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो आपको याद रखना है संभव पोर्टल को किस सरकार ने हाल ही में लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसी क्रम में किसानों की आय दुगना करने के लिए पंचामृत योजना किस सरकार की पहल है? तो उत्तर प्रदेश सरकार की पहल है। इसी क्रम में स्कूल चलो अभियान किस सरकार की पहल है? उत्तर प्रदेश सरकार की पहल है। और कहां से? तो श्रावस्ती से प्रारंभ किया गया था योगी आदित्यनाथ जी द्वारा। तो यह भी आपको याद रखना है। आइए ये सारे प्रश्न आपकी सफलता में जरूर मददगार साबित होंगे। देखिए अगला लास्ट सेशन का है, हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? हंसराज गंगाराम अहीर को चुना गया। यह भी आपको याद रखना है। हाल ही में भारत के द्वारा किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली बार हवाई सेवा DG प्रारंभ किया गया है? तो ये 3 है। तो आप ध्यान रख रहे हैं यहां डिजिटल वेरिफिकेशन से बात हो रही है। तो यहां पर दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी ये 3 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। यहां पर प्रारंभ की गई है DG सेवा। इसी क्रम में ये 10 प्रश्नों की सीरीज समाप्त हो रही है और आपसे सिर्फ इतना ही गुजारिश रहेगा, अपने कमेंट के माध्यम से फीडबैक जरूर दें। और आप के द्वारा चैनल के द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो आप चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपना और अपने परिवार का खूब ढेर सारा ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।